इलेक्शन से पहले जो जल्दबाजियां की गई और इंतकामी सोच के तहत इमरान खान को सजा सुनाने की कोशिश की गई, लगता यह है कि वो सारे का सारा मामला जो है अब इमरान खान के हक में पलटना शुरू हो गया है। और जिन्होंने जल्दबाजी की इंतकाम लेने की कोशिश की, अब लगता यह है कि उनका सारे का सारा ये मंसूबा जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच बैठा हुआ था और 2 रुकनी बेंच आज जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और उसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थी। और जब इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस की अपीलें हैं उसके ऊपर समाअत शुरू हुई, तो आज बड़े बुनियादी सवालात रखे गए। और सबसे पहले जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने 27 मार्च के जलसे में जो शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की थी वो अदालत के सामने रखी और उन्होंने अदालत को बताया कि इसी बयान की बुनियाद के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को तकरीर की बुनियाद के ऊपर 10 साल सजा सुनाई गई है। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो इमरान खान की तकरीर है वो भी अदालत में पढ़ के सुनाई, जिसपे जस्टिस मियां जो गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए इस सारे मामले के हवाले से उनका मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा। इमरान खान की तकरीर तो सियासी थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर रिमार्क्स दिए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के बाद कि बदकिस्मती से गोरा जो कानून बना गया 1947 से वही चल रहा है। गोरा ये तो नहीं कहा गया था ना कि आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, कवानीन तो पार्लियामेंट बनाने हैं ना अदालत ने। एक अलमिया ये भी है कि जिस कानून को हम छेड़ते हैं उसको खराब कर देते हैं, यानी उसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि अदालत ये कह रही है कि जनाब ये उस वक्त एक सियासी तकरीर थी, जिसके बाद बड़ा बुनियादी सवाल चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि कम से कम हमें यह तो बता दें कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या थी, यानी आखिर ऐसा क्या हुआ या क्या कहा गया उस साइफर के अंदर। तो स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब है उनका जो साइफर भेजा गया वो क्लासिफाइड था। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई एक शख्स को आपने एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर सजा सुनाई है तो मालूम तो पड़े उस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या। तो अब उनका जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा कि जब पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट में असल बात यह है तो उसके बाद हमें पता चलेगा ना कि आपने उसको गलत इस्तेमाल किया, ये ट्विस्ट किया। जब एक चीज का हमें पता ही नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि उसमें हुआ क्या है। तो अब उन्होंने ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर रखी और वहां पे जो बड़े बुनियादी सवालात हैं वो सवालात उन्होंने रखे। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि उस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है। वॉशिंगटन ने एक शख्स ने एक चीज भेजी है तो आखिर वो क्या चीज है। उस शख्स ने बताया होगा ना कि क्या चीज भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासिर होगा। क्या साइफर जो है आपने ट्रायल कोर्ट के उस जज को सुनाया जिसने इमरान खान को सजा सुनाई, तो बताया गया कि नहीं दिखाया गया। अब आप जब ये कहते हैं कि साइफर की वजह से हमारे दुश्मनों ने फायदा उठाया या पाकिस्तान, तो आज अदालत ने यही कहा ना कि उसमें क्या है जो अगर भारत के हाथ लग गया तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासिर होगा। तो उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि साइफर को डी कोड करके उसकी 4 या 5 कॉपियां बनती हैं जो शख्सियत के पास जाती है वापस आती हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक में ना आए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर उसमें कम्युनिकेशन क्या है। तो वकील सलमान सफदर साहब ने कहा ये तो हमें भी नहीं मालूम क्योंकि हमें भी डॉक्यूमेंट जो है वो जाहिर है दिखाया नहीं गया। अब इस हवाले से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि आपकी बताई गई बातों में खुफिया रखी जाने वाली तो कोई बात नहीं। तो मैंने तारिक जहांगीरी साहब शुरू में कहा, तारिक जहांगीरी साहब थे, गुल हसन औरंगजेब साहब थे कि उनका आप हमें बता दें। तो वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैंने तो देखा ही साइफर नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूं। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा ठीक है फिर हम प्रोसिक्यूशन से जो है वो कर लेते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक तरफ इमरान खान के ऊपर केस ये है कि इमरान खान ने हर चीज पब्लिक कर दी है। अब अदालत जब बार बार पूछ रही है तो कहते हैं जनाब वो ना हम साइफर दिखा नहीं सकते तो पब्लिक हो जाएगा। उनका फिर तो आपने सजा ही गलत सुनाई ना। जब आपका इल्जाम यह है कि इमरान खान ने पब्लिक कर दिया तो फिर तो आपको दिखाना चाहिए कोर्ट को। अब आप कहते हैं जी साइफर दिखा दिया तो वो पब्लिक हो जाएगा। अब फिर अदालत ने जब यह भी पूछा कि जिस जज ने सजा सुनाई है उसने तो देखा होगा। अब ये सारी बातें हुई जब उन्होंने उस तकरीर को भी सियासी करार दिया तो जाहिर है उसके बाद इनके पास कोई चीज बचती क्या थी। तो अब अदालत ने जब साइफर पूछा जवाब नहीं है, अदालत ने बोला जज को दिखाया गया जवाब नहीं है, अदालत ने पूछा आखिर क्या है जिसको ट्विस्ट किया गया, उसका जवाब बिल्कुल भी वहां पे नहीं है। अच्छा फिर उनका जी शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मुआवरत नहीं बल्कि साजिश और इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम भी इन्होंने लगाया। उस पर सबसे बेहतरीन तबसरा जो है वो शेर अफजल मरवत ने कहा, उनका उम्मीद है कि कल तक साइफर जो है वो ठिकाने लग जाएगा। उसकी वजह यह है कि कल तक इस केस की जो समाअत है वो फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। आमिर डोगर साहब ये कह रहे थे कि साइफर केस की वो समाअत सुनकर आ रहे हैं, अब ये लगता है कि साइफर केस बढ़ गया है। अच्छा उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा एक बात जो है उनका कि साइफर और तोशा खाना के जो केसेस हैं वो ईद से पहले कंक्लूड हो जाएंगे। फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जो तहरीक इंसाफ की छीनी गई है, तो उनका एक बात तो तय है कि अगर मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिली तो आप दीगर जमातों को भी नहीं दे सकते। इसी तरह से जो कमल शोजब है वो कह रही थी कि देखिए हम इस हवाले से इनको सबर नहीं करने देंगे और इनको इस तरह से अपनी जो मखसूस सीटें हैं वो उनके ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। अब एक सूरत हाल
हो गई ये। दूसरी तरफ जरा जो बताया गया था आपको कि जनरल फैज हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, उनकी गिरफ्तारी के वो भागे हैं कि नहीं भागे, अब क्लैरिटी आ गई है कि वो अभी तक जेर हिरासत है और उनको आज जो अदालत है उसने जिस्मानी रिमांड के ऊपर, जिस्मानी रिमांड बल्कि जुडिशियल रिमांड के ऊपर अडियाला जेल भेज दिया है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस मामले के अंदर आज एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड मांगा ही नहीं है, जो आमतौर पर मांगा जाता है कि हमने तफ्तीश करनी है। अब उनकी दरखास्त जमानत के ऊपर 20 मार्च को समाप्त होगी, यानी परसों। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये केसेस किस तरह के बनाए गए हैं या इन केसेस के पीछे मकासद क्या है। और दूसरी तरफ जरा आपको मैं कुछ सियासी मामलात भी बताता हूं, क्योंकि आज मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मिलकर इजलास की सदारत की है पंजाब के वजीर आला हाउस के अंदर। सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ की हैसियत के अंदर इजलास चेयर कर रहे हैं कि जी वो फलां को सोलर दे दे फलां, और फिर मियां साहब बड़े मासूम बन के कह रहे थे कि जनाब आप ये बताएं ना कि आईएमएफ के कहने के ऊपर बिजली और गैस कितनी और महंगी करेंगे। जनाब ये आप कर रहे हैं, आपके भाई साहब कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। तो अब लोगों को पता है। अब नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते जी मैं तो बड़ा, ये हुकूमत नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ साहब की बेटी वजीर आला कल वो गई अडियाला जेल, उस हवाले से मजीद तफसीलात आई है। सनम जावेद ने आज बताया, एक तो वो कह रही थी मेरा नाम सेनेट के लिए दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं सेनेट जाकर ऐसी तकरीर करूंगी कि इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। उसके बाद उनका कल मरियम नवाज जब जेल आई थी, लेकिन उनकी हमसे मुलाकात करने की हिम्मत नहीं हो सकी। हमें 4 दिन से लॉकअप में ही बंद रखा गया है। हमें कहा गया है कि मरियम नवाज आएगी तो आप लोगों ने कुछ बोलना नहीं है, वगरना इंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। उनके मुताबिक हमें एक तो अलहदा रखा गया और फिर मरियम नवाज भी उस तरफ नहीं आई। उनके मुताबिक जब मरियम नवाज कल जेल में गई तो वहां पे जो कैदी खवातीन हैं उनको नए कपड़े दिए गए, उनको मेकअप किए गए, और खवातीन जो बोलने वाली थी, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं भी था, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया कि कहीं वो मरियम नवाज से सवाल न कर ले या उनसे कुछ पूछ न ले। तब मसला यह है कि इनको खौफ आता है, लेकिन इनका खौफ खत्म नहीं होने वाला। लाहौर में हमाद अजहर से डरते हैं और फिर शरीफ खानदान मोनिस इलाही से डरता है। तो लाहौर के 2 हलकों के अंदर हमाद अजहर और मोनिस इलाही को उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया है। मोनिस इलाही ने पीपी 158 लाहौर के अंदर अपनी कागजात जमा करा दिए हैं। हमाद अजहर ने पीपी 164 लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि लाहौर के अंदर जो 5 सीटें हैं उसके ऊपर एक के ऊपर हमाद अजहर होंगे और एक के ऊपर मोनिस इलाही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका अहम इजलास आज हुआ है, जिसमें सेनेट इंतखाबात और इमरान खान के केसेस से मुतालिक मुशावरत हुई है। और ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो इस्लामाबाद है वहां पे हुआ। अभी इसका ऑफिशियल एलामिया आना है, ऑफिशियल एलामिया के बाद मालूम हो पाएगा क्या फैसले किए गए हैं। लेकिन वो जो कागजात छीनने वाला मामला मैंने आपको बताया था कि मोनिस इलाही की वालदा जो कैसरा इलाही साहिबा है वो कागजात जमा कराना चाहती हैं, लेकिन वहां पे भी रुकावटें डाली जा रही हैं। तो उन्होंने आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दायर की और कहा कि पीपी 32 के ऑफिस में उनके कागजात नामजदगी जमा कराने से उन्हें रोका जा रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो आरओ डीपीओ गुजरात को रुकावटें खत्म करने के लिए हुक्म दे। और आरओ के दफ्तर गए तो नामालूम अफराद ने कागजात जमा न कराने के हवाले से धमकियां दी और जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। जिसके बाद अब फौरी तौर पर जी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और कहा जी अहम इजलास हुआ है, रिटर्निंग अफसर को हिदायत भेज दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप दफ्तर में नहीं थे और वहां पर रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें दूर करें। भाई ये वो इलेक्शन कमीशन ही है जिसकी बदौलत हमने पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान के अंदर तमाशा देखा है और पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के साथ जो कुछ है वो भी एक तारीख है। अब अगली बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से मुतालिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। उस वक्त तक अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो इसको मान रही थी और वो मान रहे थे कि उनकी जानिब जो है वो लोग मारे गए। जाहिर है पाकिस्तान ने कोई अफगानिस्तान के लोगों से तो हमने जंग नहीं लड़नी ना, हमारा कोई मकसद है ना, हम अफगानिस्तान के लोगों के दुश्मन है ना वो हमारे दुश्मन है, हम भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, हमें ख्याल करते हैं। लेकिन मसला यह है कि वो अनासर जो आर्ट लेके बैठे हैं, जो जमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सरकारी तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे इस बात की तस्दीक कर दी है कि आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंदर उनका जी हम अफगानिस्तान के अवाम का बेहद एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें अफगानिस्तान के लोगों से कोई मसला नहीं है, हम तो बड़े अरसे से उनके मेजबान भी है और इसके ऊपर हमें फख्र भी है कि हम भाइयों की मेजबानी करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मसला वो है वो जो ग्रुप्स वहां बैठे हुए जो आड़ और पनाह लेकर आपकी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी जो गुल बहादुर हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है उसको आज टारगेट किया गया है, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान ने अपने टारगेट जो है अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक हमने अपने हासिल किए हैं। जाहिर है इसका ये जो इतना बड़ा हमारा लॉस हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, कैप्टन शहीद हुए, हमारे दीगर अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के ऊपर पहुंचने के लिए पाकिस्तान का सरमाया लगता है, पाकिस्तान के वसाइल लगते हैं, ऑफिसर ऐसे तैयार नहीं हो जाते। लेकिन ये नहीं हम इजाजत दे सकते कि कोई बाहर से आए और हमारे लोगों के ऊपर हमला करे, हमारी जान ले, ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर पूरी कौम यकसू है, मुत्तहिद है। आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी इंडिया ने कोशिश की तो इमरान खान ने फौरी तौर पर उनका हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। थोड़ा सा पहले ईरान वाला मामला हुआ, बिल्कुल हमने जवाब दिया, हम इसके ऊपर जवाब देंगे। अब दूसरी जानिब से अफगानिस्तान की तरफ से बीबीसी के मुताबिक उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी की गई है और पाकिस्तान के 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और वहां से बताया गया कि फायरिंग का सिलसिला सुबह से वक्फे से जारी है। उम्मीद है कि एक दोनों जो साइड्स हैं वो बैठेंगी और इस मसले का हल निकालेंगे और हमारे संजीदा कंसर्न्स हैं जो हल होने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।